नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। आज की बड़ी सियासी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बिहार में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में 39 दिन बाद शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। ये दोनों खबरें प्रमुख तौर पर 9 बज गए में शामिल रहेंगी। वहीं साथ ही नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। आजादी के 75 साल पर राजनीतिक दलों के बीच होड़ लगी है। नड्डा करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। कांग्रेस निकालेगी आजादी की गौरव यात्रा। वाराणसी से आई नोएडा जैसी तस्वीर। बीजेपी नेता के अवैध निर्माण के खिलाफ महिलाओं ने खोला है मोर्चा। मुंबई लिए चलेंगे, जहां पर बारिश के बीच हाई टाइड और मुंबई और ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच आज कई बैठक होने वाली हैं। पहली और सबसे अहम बैठक जेडीयू की है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी विधायकों और सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं और आगे की रणनीति को लेकर फैसले पर मुहर लगा सकते हैं। उधर आरजेडी कांग्रेस की भी अहम बैठक हो रही है। बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन तोड़ने की खबरों के बीच सभी की नजरें आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। तो एनडीए का साथ छोड़ने की खबरों के बीच नीतीश कुमार की आज की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एनडीए से अलग होने का ऐलान भी किया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सियासी संकट के बीच आरजेडी कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामेंगे? इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से बिहार की राजनीति में जबरदस्त बदलाव की उम्मीद की जा रही है। तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। बिहार की सियासत में आज क्या बड़ा होने वाला है? क्या आज से बिहार की सियासत का नया अध्याय खुलने वाला है? इन सवालों पर पटना से दिल्ली तक मंथन तेज है। वजह है आज पटना में होने वाली 3 बड़ी बैठकें। जी हां, बिहार में बैठकों का दौर है। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों और सांसदों की बैठक लेंगे, तो आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। एक ही दिन 3 दलों की ये बैठक संयोग है या प्रयोग, इसे लेकर अटकलें तेज हैं। लेकिन बिहार की सत्ता के खिलाड़ी फिलहाल इन अटकलों पर पानी डालने की कोशिश में लगे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, अब आप लोगों की मर्जी क्या अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। चौराहे पे कोई चर्चा होती है तो उसको हम अपना एजेंडा बना लें। अब लोग की मर्जी, चर्चा करने वाले कैसे चर्चा करते वही जानेंगे ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। कहाँ से, मतलब धुआं कहाँ से उठा? अब ये तो अब आग कहाँ है इसका स्रोत पता कीजिए। हम लोग को तो न आग दिख रही है न धुआं दिख रहा है। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहें, लेकिन पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम और बयानबाजी से साफ साफ इन अटकलों को बल मिल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से खुश नहीं हैं और पार्टनर बदलने के विकल्पों पर सोच रहे हैं। सूत्रों से ये भी खबर है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस नेतृत्व से भी बात हुई है। नीतीश कुमार जी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेट है और कांग्रेस के साथ पहले भी काम कर चुका है। नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी बहुत पहले काम कर चुका हूँ। हम पुराने मित्र हैं, साथी हैं। इसीलिए संवाद करना कोई गलत बात नहीं। अगर संवाद किए होंगे तो अच्छी बात है। बिहार की सत्ता में 3 बड़े दल हैं। विधानसभा में सीटों का समीकरण ऐसा, जो भी 2 दल आपस में मिल जाएं, उनकी सरकार। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 79 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के 77 और जेडीयू के 45 विधायक हैं। अभी नीतीश बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो पाला बदलकर फिर से आरजेडी के साथ आएंगे या आरजेडी उन्हें गले लगाएगी। फिलहाल इशारों में बात हो रही है। अगर राष्ट्रपति शासन पहले तो ये तय हो कि क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है।
बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरोकारों को। तो देखा जाए आगे क्या। अगर मौका मिलेगा तो सरकार बनाने के लिए आरजेडी स्वस्थ है। वो बिहार जो आदेश करेगा वो किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष वही करेंगे जो बिहार का आवाम आदेश करे। तमाम अटकलों के बीच कल गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बात होने की खबर है। 6-7 मिनट की बातचीत में क्या हुआ, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि आज के घटनाक्रम पर इस बातचीत का असर जरूर नजर आएगा। पटना से रोहित सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पटना से मेरे सहयोगी सुजीत झा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, देखिए आज 3 अहम बैठकें हैं, क्या इन बैठकों से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी या फिर अभी वक्त लगेगा? देखिए, ये महज संयोग नहीं कहा जा सकता है कि एक ही साथ तीनों दल, जिन दलों को आपस में मिलना है वो बैठकें कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बात जरूर है और यही वजह है कि आज का दिन बेहद खास है बिहार की राजनीति के लिए। एक बार फिर नीतीश कुमार एक गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन के साथ, हालांकि वो पहले भी कर चुके हैं ऐसा, ये दूसरी बार होगा कि वो गठबंधन बदलेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर दिख रही है। सीएम हाउस में एक अने मार्ग में यहाँ पर बैठक होने वाली है 11 बजे से विधायकों की, सांसदों की, और उसमें जो कुछ बातें सामने निकल के आ रही है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि एक अहम कारण होगा बीजेपी से संबंध तोड़ने का। मुझे लगता है कि कुछ जो विधायक हैं जेडीयू के, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से या आरसीपी के थ्रू, तो वो मामला सामने आएगा और इस आधार पर मुझे लगता है कि ये निर्णय लिया जाएगा। हालांकि रात भर बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश जारी रही कि किसी प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मना लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत मिल नहीं रहा है कि नीतीश कुमार मान गए हों। दूसरी तरफ यह है कि उनके अगर स्वभाव की बात करें नीतीश कुमार की, तो वो काफी जिद्दी स्वभाव के हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसके बाद वो करना मुश्किल होता है। और तीसरी बात यह है कि ये ऑपरेशन कोई 1-2 दिन का नहीं है, पिछले 3-4-5 महीने से ये ऑपरेशन चल रहा था। और मुझे लगता है कि खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया और बीजेपी वहां पर जो बहुमत में आई, सत्ता में आई, उसके बाद बिहार में बीजेपी के जो तेवर थोड़े तीखे हुए, ये विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ जो सदन में हुआ, ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है मोह भंग धीरे धीरे होता चला गया। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की। पहले भूपेंद्र यादव यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उसके बाद उनकी जगह पर धर्मेंद्र प्रधान आए। धर्मेंद्र प्रधान से 2 बार उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन केंद्र जो है बीजेपी का नेतृत्व उस पर ध्यान उसने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज स्थिति ये आ गई है कि अब यहाँ एनडीए की सरकार ना होकर अब महागठबंधन की सरकार हो। बाकी सब कुछ तो वही होगा, केवल मंत्री बदल जाएंगे। जो बीजेपी के मंत्री हैं वो आरजेडी के मंत्री हो जाएंगे। स्थिति मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये जो बीजेपी की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि ओवरलैप करने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अन्य दूसरे प्रदेश के जो नेता हैं उनसे बिल्कुल भिन्न मिजाज के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इन सब चीजों को बर्दाश्त करते नहीं हैं। और भगवान का ये भी देखिए आपकी उनकी स्थिति ऐसी रहती है। पिछले 2 बार से तो हम देख रहे हैं, 2015 हो या 2020 का चुनाव हो, वो जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। वो दैवीय शक्ति उन्हें प्राप्त है, तो फिर वो किसी से दबने क्यों जाएंगे। तो ये सारा विचार विमर्श आज की बैठक में होगा। यहाँ कर जो विधायक और सांसद आएंगे और उसमें सारी बातें रखी जाएगी। और लंबे वक्त से सत्ता से दूर है, उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि उनकी भी आज एक अहम बैठक है। देखिए, ये सत्ता आप देखिएगा पिछले कई महीनों से आरजेडी पूरी तरह से जेडीयू पर हमलावर नहीं है, नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है, उनका हमला होता है बीजेपी पर। तो कहीं ना कहीं एक उनके मन में है कि हमारी समान विचारधारा है। अब देखिए, जातीय जनगणना का जहां तक सवाल है, जातीय जनगणना दोनों पार्टियां चाहती हैं, बीजेपी को भी मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। बीजेपी के मिजाज में ये नहीं है
तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विचारधारा उनकी आपस में मिलती है। हाँ, ये बात हो सकता है कि जो सरकार में जो भागीदारी है उसमें हक के लिए लड़ाई हो सकती है, हक की बात हो सकती है। अब जैसे कि खबरें आ रही है कि भाई हमको गृह मंत्रालय मिले, उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय भी मिले। आरजेडी ये भी कह रही है कि हमें विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे पार्टी का होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हो रही है और कई दौर की बातचीत इनकी हो चुकी है पहले भी। तो निश्चित तौर पर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आरजेडी की बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम अहम नेता आज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं कि दरअसल आरजेडी के लिए बड़ा मौका है। अगर नीतीश एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। किए हैं उसके संबंध में रिपोर्ट पूरे सदस्यता अभियान हुआ है और फिर इलेक्शन प्रदेश का होगा, राष्ट्र का होगा। कोई बहाना नहीं है। सरकार बदल रहे हैं सर आप लोग? कोई बहाना, वो हमारे नेता जानेंगे, हम नहीं जानते क्या निकलेगा, कौन होगा सीएम, कौन होगा। तो सीधे तौर पर अभी आरजेडी ये स्वीकार नहीं कर रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच 3 तस्वीरें देखिए बिहार में किस तरीके से सियासत इस वक्त गर्म हो रही है, क्योंकि जब लालू से नाता तोड़ा गया था तब बीजेपी का दामन थाम के कई बार सत्ता में आए नीतीश कुमार और अब वही बीजेपी अखरने लगी है। उसी बीजेपी का साथ छोड़कर अब कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आज 3 अहम बैठक है। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला, कुछ न कुछ मीडिया में आते रहता है लेकिन जो सच्चाई से परे रहता है। इसलिए अब जाएंगे, बैठक होगी, बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो सबके सामने रहेगा। और रही बात हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग। क्या लग रहा है सरकार का भविष्य क्या लग रहा है? नहीं, अब देखिए जो नेता हमारे निर्णय लेंगे वो उस निर्णय के साथ हम लोग। आज आरजेडी का सवाल नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सोनिया जी के मार्गदर्शन, यदि आप देश में विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, कल पीएम कौन बनेंगे ये संख्या बल पर निर्भर करता है। आज पूरे विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ना चाहिए और आज जो कठोर निर्णय लेंगे, जो मैं समझता हूं, आज जो देश बचाने का निर्णय लेगा वो कल का हीरो हो सकता है। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। मंत्रिमंडल का गठन का लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे राजभवन में 18 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी और शिंदे खेमे से 9 मंत्री शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक तौर पर नामों का ऐलान किया जाएगा। आज तक उस सूत्रों के हवाले से संभावित मंत्रियों के नाम मिले हैं। बीजेपी के जिन नामों पर लगभग मोहर लग चुकी है उनमें शामिल है चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महान, सुरेश खाड़े, मंगल प्रभात लोधा, अतुल सावे, रविंद्र चव्हाण और विजय गावित। शिंदे खेमे से गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, उदय सावंत, शंभुराजे देसाई, संदीपन भूमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, बच्चू काडू। मुस्तफा शेख इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, लगभग नामों पर मोहर लग चुकी है। आज तक के पास उन नामों की, संभावित नामों की सूची है। कितनी देर बाद इन सभी नामों का औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के जो आमदार हैं उनका थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होगा। हम आपको एक फ्रेम दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल जो इस वक्त आप देख रही हैं, ये एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनकी गाड़ी खड़ी है, उनका बंगला नंदनवन का ये दृश्य है। कुछ देर में एकनाथ शिंदे यहां से निकलेंगे। सह्याद्री गेस्ट हाउस पे शिंदे एमएलएज की एक मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में जाकर वो उन 9 नामों का खुलासा करेंगे कि वो कौन 9 नाम है जो कैबिनेट शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि एनडीए सरकार में जो शिंदे गुट के मंत्री थे जैसे कि उदय सामंत है और दादा भूसे हैं, ये इन सारे लोगों को फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन उसमें एक नाम अब्दुल सत्तार का था, जिनके बेटियों के खिलाफ अब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ स्कैम सामने आया, उसमें उन दोनों का नाम है, तो क्या उनको हटाया जाएगा? तो ऐसे कई सवाल अभी भी आप कह सकते हैं कि कायम है। कुछ ही घंटों में मंत्रियों की शपथ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी ने यह जाहिर नहीं किया है कि कौन
कौन से वो एमएलए होंगे जो शपथ लेंगे। लेकिन शिंदे गुट आप मान सकते हैं कि थोड़ी देर में ये नामों की रुचि जो है वो जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से एमएलए निकलेंगे एकनाथ शिंदे और फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे। कितने लोगों का नाम होगा, कौन वो एमएलए होंगे, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। 18 ही है या इनसे ज्यादा है मुस्तफा? बिल्कुल 18 का नाम अभी तक सामने आ रहा, ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आ रही। आनंद आहे, मी सदैव आनंदित राहतो, पण जे साहेब ठरवतील. सर, पण प्रश्न असा होता की सगळ्यात पहिला असंतोष व्यक्त तुमच्याकडनं केला होता, सुरुवात तुम्ही केली होती. आज तुम्ही इथं पोहोचलेला आहात, चेहऱ्यावर हसू, म्हणजे मंत्रिपदाची शपथ घेता. नाही, मी मंत्रिपदाची शपथ. अब आपको संभावित मंत्रियों के नाम दिखा देते हैं। ये शिंदे कैबिनेट के मंत्री हैं। 9 बीजेपी खेमे से, 9 शिंदे खेमे से। सुरेश खाड़े बीजेपी खेमे से, मेरठ से विधायक हैं। मंगल प्रभात लोधा बीजेपी से, मालाबार हिल से विधायक हैं। अतुल सावे बीजेपी के विधायक औरंगाबाद से हैं। पूर्व उद्योग और माइनिंग राज्य मंत्री रह चुके हैं रवींद्र चव्हाण। विजय कुमार गावित बीजेपी से विधायक हैं। नंदुबार से विधायक, महाराष्ट्र सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं गुलाब राव पाटिल भी शामिल हो सकते हैं। उदय सावंत शिंदे गुट के हैं, रत्नागिरी से विधायक हैं। दादाभूत से शिंदे गुट के, मालेगांव बाहरी से विधायक हैं। शंभू राजे देसाई शिंदे गुट के महाविकास आघाड़ी सरकार का अहम चेहरा थे, पश्चिमी महाराष्ट्र से ये विधायक हैं। वहीं चंद्रकांत पाटिल बीजेपी से विधायक हैं। कोथरूड से इन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से विधायक हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के विधायक बल्लारपुर से विधायक बने और वहीं सुरेश खाड़े मेरठ से विधायक हैं। तो आज होना है कैबिनेट का विस्तार। अब से कुछ ही देर बाद संभावित नामों पर मोहर लग जाएगी। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद आकर इन नामों का ऐलान करेंगे। तो 39 बाद ये कैबिनेट का विस्तार, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी के विधायकों और शिंदे गुट के विधायकों को जगह दी जाएगी। आज इस कैबिनेट का विस्तार, सुबह 11 बजे 18 मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो कि शिंदे कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। 11 बजे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 9 शिंदे गुट से हैं, 9 बीजेपी से हैं। तो सभी को यहां पर कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जा रही है, जो अहम चेहरे हैं बीजेपी की ओर से और साथ ही शिंदे गुट की ओर से। विस्तार का इंतजार अब खत्म हो गया है। 39 दिन बाद मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 18 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 11 बजे समय तय किया गया है, सभी मंत्री अपनी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी भी नामों को लेकर जो सस्पेंस है वो कायम है। कई एमएलए हैं जो शिंदे गुट के हैं, जो इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ से निकल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं कि वो कौन नाम होंगे। ज्यादातर जो आशंका है वो इस बात की जताई जा रही है कि महाविकास आघाड़ी में शिंदे गुट के और इंडिपेंडेंट जो एमएलए थे, जिन्होंने बाद में रिबेलियन किया और सरकार बदली, उसके उन एमएलए जो उस वक्त मंत्री थे, उन्हीं लोगों को शिंदे गुट की तरफ से अकोमोडेट किया जाएगा। चंद्रकांत पाटिल और कई ऐसे नाम है नेताओं के बीजेपी की तरफ से जो सामने आ रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार आप बता रही थी, जैसे उनका उसमें है। मंगल प्रभात लोधा आप कह सकती हैं कि जो मुंबई प्रेसिडेंट थे, बीजेपी के सीनियर एमएलए हैं, वो आज शपथ ले सकते हैं। तो बीजेपी में जो आप देखेंगे कि 2014 से 19 में जो लोग मंत्री थे, उनमें एक नया नाम मंगल प्रभात लोधा का है और उनके आप कह सकते हैं कि दोनों ही गुटों के 9 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर 18 लोगों की शपथ विधि जो है वो गवर्नर हाउस पे यानी कि राजभवन में यहाँ से थोड़ी दूर होने वाली
वाली है, लेकिन इन नामों की जो ऑफिशियल लिस्ट है वो लिस्ट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हमारे पीछे दृश्य दिखाते हैं आपको, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कॉन्वॉय तैयार है। किसी भी वक्त वो अपने बंगले नंदनवन से निकलेंगे, सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे और वहां पर अपने जो एमएलएज हैं, जो 50 विधायक हैं, उनके साथ 10 शिवसेना के 10 इंडिपेंडेंट, उन 40 शिवसेना के 10 इंडिपेंडेंट, उन 50 एमएलएज की मीटिंग बुलाई गई है। वहां पर वो इस बात को बताएंगे कि किन किन लोगों का नाम जो है इस मंत्री पद की लिस्ट में शामिल है। कई अटकलें लगाई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या किसी तरह की नाराजगी देखने के लिए मिल सकती है मंत्री पद की अगर अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि सरकार में अभी तक कई तरह के सवाल का जवाब बाकी है। पूरी सरकार को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसकी हियरिंग पैरेलली चल रही है। तकरीबन 1 महीने का समय लग गया, उसके बाद जाकर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप कह सकती हैं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें अभी आज कितने लोग शपथ लेंगे, कौन वो लोग होंगे, इसकी औपचारिक जो खबर है वो ठीक है। लौटेंगे आपके पास मुस्तफा। जाहिर तौर पर सभी को इंतजार था इस मंत्रिमंडल के विस्तार का। बात अब नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की करेंगे। कहां है श्रीकांत त्यागी, ये सवाल सबके जहन में है। बवाल के बावजूद 3 दिन 4 रात बीत चुकी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। ये मेरी प्राइवेसी है। कहां है नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी? 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से त्यागी दूर। क्या कर रही है नोएडा की एनकाउंटर पुलिस? शुक्रवार को गाली गलौज, अब तक गिरफ्तारी नहीं। 2 तस्वीरें देखिए। दिल्ली से सटे नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी के गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ था। आज मंगलवार है, 3 दिन और 4 रातें बीत चुकी हैं। सांसद महेश शर्मा की तरफ से दी गई 48 घंटे की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का कोई अता पता नहीं। खबर है कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर करने की कोशिश में है। श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि वो सरेंडर करना चाहता है। कोर्ट ने कल यानी 10 अगस्त का दिन दिया है। सवाल उठता है कि क्या पुलिस सरेंडर से पहले श्रीकांत त्यागी को पकड़ पाएगी? हमारे द्वारा संबंधित न्यायालय में सरेंडर मांगने की एप्लीकेशन लगाई गई है। उसमें संबंधित थाने से कोर्ट रिपोर्ट मंगाएगी। रिपोर्ट मंगाने के बाद में संबंधित थाना रिपोर्ट देगा। उसके बाद में जो हमारी प्रोसीडिंग होती है सरेंडर करने की, वो स्टार्ट हो जाएंगे। 10 तारीख की डेट लगी है सर। मैंने अभी डेट देखी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का अब तक पुलिस के हाथ न आना यूपी सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट तलब की है। त्यागी को गनर मिलने से लेकर हर बिंदु की जांच होगी। दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों समेत आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब तक प्रभारी निरीक्षक, एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल निलंबित हो चुके हैं। अन्य की भी जांच चल रही है। श्रीकांत की तलाश में नोएडा से लखनऊ तक पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं। उसके उत्तराखंड में छिपे होने की खबर है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक उसकी लोकेशन सहारनपुर में भी मिली थी, लिहाजा वहां भी जांच और सख्ती जारी है। लगातार वाहनों की जांच हो रही है। जो सोशल मीडिया पर कुछ अलर्ट आए हैं सहारनपुर को लेकर, उसको लेकर हम भी लगातार अलर्ट पर हैं और हमारी फोर्स भी गांव-गांव घूमकर भ्रमण करके जानकारी एकत्रित कर रही है। मुखबिरों को एक्टिवेट किया है और साथ ही सर्विलेंस के जरिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इसकी अगर कहीं लोकेशन मिलती है तो उसमें तत्काल इसके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। जो हमारे बॉर्डर है अन्य प्रदेशों से, वहां पर भी पुलिस अलर्ट है और जो वाहन है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे अन्य जगह है जहां पर इसके छुपने की संभावना है, वहां पर भी हमारी टीमें लगाई गई हैं। इस बीच रविवार शाम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुसकर हंगामा करने वाले श्रीकांत त्यागी के कथित गुंडों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अपराधियों के एनकाउंटर की वजह से यूपी पुलिस को एनकाउंटर पुलिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन श्रीकांत त्यागी को न पकड़ पाना नोएडा पुलिस के लिए किरकिरी का सबब बना हुआ है। सहारनपुर से अमित भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।
अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, लोकेशन मिलने के बावजूद ऐसी क्या बात है जो त्यागी तक नोएडा पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे? नहीं, देखिए नेहा, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हरिद्वार में लोकेशन मिली थी, उसके बाद सहारनपुर में रविवार शाम को लोकेशन मिली थी। लेकिन जैसे ही नोएडा पुलिस पहुंचती है या फिर लोकल काउंटर पार्ट जो लोकल पुलिस होती है वहां से कांटेक्ट करती है, त्यागी अंडरग्राउंड हो जाता है। फोन, उसका मोबाइल फोन बंद है, अलग अलग लोकेशन पर जाकर उसका मोबाइल फोन ऑन होता है, यानी लोकेशन वो बदल रहा है, जैसा कल नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने भी आज तक को कहा था। लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। मुखबिरों के आधार पर जो परिवार के लोग हैं, कल जो हमें जानकारी मिली है अपने सहयोगी से कि जो श्रीकांत की वाइफ है उससे दोबारा नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है लोकेशन जानने के लिए, क्योंकि जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी वाइफ को भी फोन किया था। तो ये पूरी कवायद चल रही है। लेकिन आपको बताऊं, ये फजीहत है दरअसल नोएडा पुलिस की। जिस वक्त एफआईआर दर्ज हुई उसी वक्त अगर नोएडा पुलिस तुरंत एक्शन में आती तो आज जो 3 दिन बीत गए, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, नोएडा पुलिस की इतनी किरकिरी नहीं होती, श्रीकांत अंडरग्राउंड नहीं होता। लेकिन नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया और लगता है उनको ये अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा तूल पकड़ेगा, सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और इन सब के बीच जो श्रीकांत त्यागी है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है। लोकेशन कभी हरिद्वार मिलती है, कभी सहारनपुर मिलती है। उसकी कोशिश ये है, देखिए उसकी चालाकी है कि वो बाकायदा कल सूरजपुर कोर्ट में एप्लीकेशन भी दायर करता है सरेंडर की, हालांकि वहां से भी उसको झटका मिला। 10 तारीख की डेट मिली है, तो यानी विकल्प अभी भी नोएडा के पुलिस के पास खुले हुए। और इन सबके बीच एसटीएफ की टीम भी लग चुकी है श्रीकांत त्यागी के पीछे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एसटीएफ लग चुकी है, 12 से ज्यादा नोएडा पुलिस की टीम लग चुकी है। श्रीकांत त्यागी अभी कहां फरार चल रहा है, वो कहां अंडरग्राउंड हो गया, इसके बारे में नोएडा पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। और श्रीकांत त्यागी के मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी को पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया है। श्रीकांत त्यागी की लोकेशन जानने के लिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कुछ अहम जानकारियों का पता लगने के बाद श्रीकांत की पत्नी को दोबारा हिरासत में लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को श्रीकांत की पत्नी को हिरासत में लेकर 24 घंटे तक पूछताछ की गई थी। त्यागी अब भी फरार है। उसकी लोकेशन उत्तराखंड बताई जा रही है। नोएडा पुलिस लोकल पुलिस के साथ मिलकर श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई है। 3 दिन 4 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन अब तक श्रीकांत त्यागी का पता नहीं चल पाया है। और इस बीच श्रीकांत त्यागी की पत्नी की हिरासत हुई है। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, दोबारा पत्नी को हिरासत में लिया गया है, वजह? श्रीकांत त्यागी ने फरारी के दौरान एक बार अपनी पत्नी को फोन किया है। इस वजह से जो पत्नी से पूछताछ करनी जरूरी है उसकी लोकेशन को लेकर, क्योंकि लोकेशन लगातार जो श्रीकांत त्यागी है वो बदल रहा है। फोन पर कम ही बात कर रहा है। 2 बार उसका फोन ऑन हुआ है, जिसमें एक बार उसने पत्नी से बातचीत की है, जिसकी वजह से पत्नी से दोबारा जो नोएडा पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। नेहा, और आज ये जो पूछताछ हिरासत में लेकर की जाएगी कब तक जारी रह सकती है, और अभी तक क्या लोकेशन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है अरविंद? जी देखिए, लोकेशन उसकी हरिद्वार, ऋषिकेश और सहारनपुर, रविवार को ये 3 जगहों पर पाई गई है। और इसी दौरान चूंकि रविवार को काफी ग्रैंड ओमेक्स में बवाल भी हुआ था, इसलिए जो सूत्र ये बता रहे हैं कि पत्नी का हालचाल जानने के लिए उसने फोन मिलाया था एक नंबर पर, और उसी के आधार पर जो वाइफ है उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, नोएडा पुलिस की इस पूरे मामले में जिस तरह से फजीहत हो रही है नेहा, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। 48 घंटे के अंदर नोएडा पुलिस ने दावा किया था कि वो श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन नोएडा पुलिस को चकमा देते हुए लगातार फरार चल रहा है। और तो और सूरजपुर कोर्ट में बाकायदा एप्लीकेशन लगा रहा है सरेंडर की। तो इससे आप समझ सकती हैं कि फिलहाल बैकफुट पर है नोएडा पुलिस। श्रीकांत त्यागी ने पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। और शायद यही वजह है कि अब जो पत्नी है उसके अलावा जो सहयोगी है उससे पूछताछ करके हाइड आउट जानने की कोशिश कर रही है नोएडा पुलिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़े बड़े नेताओं से श्रीकांत त्यागी के संबंध है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है। अपनी सफाई में वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब मंत्री थे तो मेरे दरवाजे सबके लिए खुले थे। वहां पर सभी आते थे, तो भाजपा के लोग भी आते थे। तो स्वाभाविक रूप से एक मंत्री और एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जो भी समस्या लेके आए, अपनी बात कहने आए, उसकी सुनी जाए
उससे मिला जाए, तो मैं तो सबसे मिलता हूँ और यही कारण है कि प्रतिदिन मेरे यहाँ हजारों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन वो घोषित पदाधिकारी था, किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप की चादर को किसी और पर डालने की नापाक कोशिश कर रही है। क्या माना? मध्य प्रदेश से जुड़ी आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर शासन तो महिलाएं करती हैं लेकिन पति उनके जवाबदेही देते हैं। शासन महिला के पति करते हैं। मध्य प्रदेश में गजब हो गया है। वहां पर जीती हैं महिलाएं, शपथ ले रहे हैं उनके पति। एमपी अजब है, सबसे गजब है। गजब है एमपी गजब है, सबसे अजब, सबसे गजब है। ऐसे ही नहीं कहा गया, न ऐसे ही कहा गया है। देखिए न, पहली ही नजर में इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि एक जीते हुए प्रत्याशी सरपंच और पंच के चुनाव में जीते हुए लोग शपथ ले रहे हैं। सचिव जी बाकायदा शपथ दिला रहे हैं। मगर रुकिए, मामला एकदम अलग है, एकदम गजब है, क्योंकि एमपी अजब है। ये जो शपथ ले रहे हैं, इन्होंने ना तो चुनाव लड़ा है, ना जीते हैं, मगर खुशी देखिए, फूल माला रंग गुलाल से पुते हुए हैं। तो सवाल ये है कि जब न ये चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, तो फिर शपथ क्यों ले रहे हैं? तो बता दें कि सचिव जी के जलवे की वजह से। हाँ, जलवा ही दिखाया है दमोह के हटा में गैसाबाद ग्राम पंचायत के सचिव जी ने। हुआ यूं कि यहाँ सरपंच और पंचों का चुनाव हुआ। महिला सीट थी, लिहाजा महिलाओं ने चुनाव लड़ा। महिलाएं प्रत्याशी थी, महिलाओं ने चुनाव जीता। मगर शपथ की बारी आई तो सचिव जी ने महिलाओं के पतियों को शपथ दिला दी। तो सुना होगा आपने कि हिंदुस्तान के अलग अलग गाँवों में महिलाओं के पतियों ने अपने से एक पोस्ट बना ली, प्रधानपति वाली पोस्ट। प्रधानपति मतलब ये कि महिला प्रधान है मगर कागज पर, असल में प्रधानी करते हैं उनके पति, और वो हो गए प्रधानपति। लेकिन एमपी तो गजब है, प्रधानपति वाला चक्कर ही नहीं पाला। महिला जीती तो जीती, मगर शपथ लेंगे पति। अब समझ में आया सचिव जी का जलवा। बताते चले कि पंचायत में 20 सदस्य हैं, जिनमें 11 महिलाएं और 9 पुरुष पंच पद पर चुने गए हैं। 11 पंच महिलाओं की जगह उनके पतियों ने ही शपथ ले ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक भी निर्वाचित महिला नहीं पहुंची। तो सचिव धुन सिंह पर पता नहीं कौन सी धुन सवार हुई कि उन्होंने नियमों की पतंग बनाई और जमकर उड़ाई। अब जब शपथ समारोह की तस्वीरें आम हुई तो चर्चा चली, और चर्चा चली तो अधिकारियों के होश उड़ गए। अब क्या करेंगे भाई? जो बताया गया है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं थीं, उनको शपथ न दिलाते हुए संभवतः उनके पति या जो भी पुरुष लोग थे उनको शपथ दिलवा दी गई, ऐसा मुझे बताया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी आ रही है, सीओ जनपद हमको देंगे। तत्काल सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मामला ऊपर तक पहुंच गया, और मामला ऊपर तक पहुंच गया तो सचिव जी कटघरे में आ गए। आनन फानन में दोबारा महिलाओं को शपथ दिलाई गई और सचिव जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। अब जांच का इंतजार है। जांच पूरी हो तो मालूम चले कि सचिव जी के दिमाग में ऐसा क्या था कि वो प्रधान के पतियों को प्रधानी की शपथ दिला के बैठ गए। दमोह में महिला सरपंचों की जगह उनके पतियों द्वारा शपथ लेने के मामले ने तूल पकड़ा तो स्थानीय प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की बात भी की। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार देने की बातें सिर्फ बयानों और भाषणों तक ही सीमित है। दमोह से शांतनु के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। अमरावती में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वहां एक हादसा सामने आया है। एक पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर डूब गया, जिसकी वजह से 5 लोग नदी में समा गए। वहीं दूसरे हादसे में एक टाटा सुमो गाड़ी भी लहरों का शिकार हो गई। गेले